नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग बाज़ार के इस यूट्यूब चैनल पे। और बहुत दिन से मैं ऐसा सोच रहा था कि क्यों ना 10th वाले बच्चे जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी के लिए एसएसटी का कुछ ऐसा रिवीजन बैच बना सकूं जिनमें वो एसएसटी के इन चारों सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लें। और ये उसमें मेरा कोशिश रहेगा कि मैं एनसीईआरटी के इन बिटवीन लाइन जो है या लाइन बाय लाइन मैं उनको अच्छे से कवर करवा सकूं, ताकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस बनते हैं, और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि बीच के लाइन से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बना के दे दिए जाते हैं बोर्ड में। तो अगर बच्चे लाइन बाय लाइन चाहते हैं कि वो रिवीजन करें तो उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्चुअली वो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, इस चैप्टर से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। हर साल इस चैप्टर से कुछ ना कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी आते हैं और सब्जेक्टिव के तौर पे भी आते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर ये हम लोगों का रहने वाला है। मेरा ये कोशिश रहेगा कि मैं आपको इन चैप्टर के माध्यम से जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करवा सकूं, और एनसीईआरटी की चीज़ों को लाइन बाय लाइन आपके सामने मैं उसको रीड करके और उसको एक्सप्लेन करके आपको बताते चलूँ, ताकि आप उसको अच्छे से रिवीजन कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है, हम उसी को एक बार देखते हैं। जो ये है कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स मतलब हमारे पास क्या संसाधन है, और डेवलपमेंट मीन्स हम उन संसाधन से कैसे अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी लिखती है कि एवरीथिंग, जो कुछ भी हमारे पास में है, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। कहने का ये मतलब हुआ कि जो भी हमारे पास में साधन है, जो भी हमारे पास में अवेलेबल है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे वो कैसा हो, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब तकनीकी रूप से वो काफ़ी सहज हो, जिसको हम लोग एक्सेस कर सकें, और इकोनॉमिकली काफ़ी फीजिबल हो, काफ़ी सस्ता हो, ज़्यादा महंगा नहीं हो, लोग उसको आसानी से अफोर्ड कर सके, और वो हमारे कल्चर का भी पार्ट हो, उसको कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो। तो इन सारे टर्म्स को मिला के हम कहेंगे कि ये सारे कंपोनेंट्स हमारे रिसोर्स के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं। अगर सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन रिसोर्सेज, तो आप ये पूरा डेफिनेशन आप इसको अच्छे से लिख करके बता सकते हैं कि ये एक रिसोर्स के तौर पे कंसीडर किया जाता है। अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। कह रहा है इन्हीं रिसोर्सेज के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इन टेक्नोलॉजी को हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल थिंग्स और हमारी ह्यूमन बीइंग के साथ आप इंटररिलेट करके अपने डेवलपमेंट्स के गोल को पूरा कर सकते हैं। अगर इस डायग्राम को हम देखें तो इस डायग्राम में आप पाएंगे कि जो ये पिरामिड शेप का दिया हुआ है, आप देखिए इसमें लिखा हुआ फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी हमारे पास नेचर के जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, दैट मीन्स जो हमारे पास में सॉयल है, मिनरल्स है, वाटर है, फॉरेस्ट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड जो हमारे पास में उन टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल अगर हम माइनिंग कर रहे हैं तो फिर हमारे पास जो इक्विपमेंट चाहिए, जब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे पास जो मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट्स हैं, या फिर जो तीसरा हमारा सेगमेंट है वो इंस्टीट्यूशन, मीन्स इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, इन तीनों चीज़ों को मिला करके, इन तीनों चीज़ों को कलेक्टिवली जब हम यूज़ करेंगे तो इनसे ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के गोल सेटिस्फाई होंगे। थोड़ा और आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ आप देखोगे तो कह रहा है कि ये सारे रिसोर्सेज, करेक्ट, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इट एज्यूम्ड बाय मेनी। लोग ऐसा परसेप्शन बना के रखे हुए हैं कि रिसोर्सेज जो हमारे पास में है वो ईश्वर के द्वारा फ्री गिफ्ट है ना। आप बताइए कि क्या ये सही है? जो हमारे पास में रिसोर्सेज है, क्या हम उनको एक फ्री गिफ्ट के तौर पे कंसीडर करें? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज जो हमारे पास में दिए हैं वो लिमिटेड हैं, इसलिए हमें उस तरह से उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो हमारे बाद आने वाले जनरेशन्स हैं उनके लिए भी ये अवेलेबल हो सके। जैसे आप देखोगे यहाँ जो लाइन लिखा हुआ है, कह रहा है कि रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर
है ना, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। कह रहा है रिसोर्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन बीइंग भी इस रिसोर्स के पार्ट हैं। आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा रिसोर्स के तौर पे कंसीडर किया जाता है वो ह्यूमन बीइंग ही है। ह्यूमन बीइंग भी अपने आप में एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन तभी हो पाएगा जब ह्यूमन उन चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद अगर आप देखिए तो ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ एज एसेंशियल components of the resources, they transform material available in our environment into resources and use them। ह्यूमन बीइंग हमारे पास में जो भी रिसोर्सेस है उनको ट्रांसफॉर्म करके उनको यूजेबल बनाते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग वेज, और इन सारे रिसोर्सेज को हम अलग अलग प्रकार से बांट के पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम पहला नंबर देखें तो वो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के आधार पे रिसोर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो यहाँ दिया हुआ है दो प्रकार के, एक बायोटिक दूसरा अबायोटिक। फिर जो हमारा दूसरा है वो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, और इसमें भी रिसोर्स दो प्रकार के हैं, एक रिन्यूएबल दूसरा नॉन रिन्यूएबल। तीसरा जब हम बात करें वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी ऑनरशिप के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे। तो उसमें आप देखेंगे तो ये हमारे पास में चार प्रकार से इसको कैटेगराइज किया गया है, एक नेशनल, दूसरा कम्युनिटी, फिर एक इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। ये चार कैटेगरी से इनको कैटेगराइज किया गया है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप जो हमारा चौथा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी हमारे पास जो इन रिसोर्सेज के थ्रू हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उनके आधार पे। तो वो भी यहाँ पे आप देखो तो पोटेंशियल, फिर डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्ड। ये इस प्रकार से इसको एक प्रकार से कैटेगराइज करने का प्रयास किया गया है। अगर इनको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से देखें तो रिसोर्स दो प्रकार के, एक जो नेचर के द्वारा हमारे पास में अवेलेबल है यानी नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा जो ह्यूमन के द्वारा डेवलप किए गए रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्स के तौर पे अगर हम देखें तो एक जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम उनको कहेंगे जिनको हम लोग दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सनलाइट या विंड, ये इन चीज़ों को हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम बात करें ह्यूमन मेड की, तो ह्यूमन मेड पे जैसे आप देखो जो ह्यूमन मानवों के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं या फिर कोई व्हीकल का निर्माण हुआ या कोई मेडिसिन का डेवलपमेंट हुआ जिनसे ह्यूमन बीइंग अपनी नीड को फुलफिल करता है, उसको हम कहेंगे कि ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा डेवलप किए गए रिसोर्स हैं। जब हम बात करें रिन्यूएबल रिसोर्स की, तो रिन्यूएबल रिसोर्स को भी दो कैटेगरी में कंसीडर किया गया है। एक जो हमारा कंटिन्यूअस हमारे पास में अवेलेबल रहता है, जैसे आप देखोगे तो जो फ्लो ऑफ विंड है या फ्लो जो वाटर हमारे पास में है, ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के तौर पे कंसीडर किया जाता है। और इसी का दूसरा पार्ट एक है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में आप देखोगे तो जो नेचुरल वेजिटेशन है, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट है, और दूसरा हम वाइल्ड लाइफ यानी उन फॉरेस्ट में रहने वाले जानवर है। ये सारे ऐसे चीज हैं जो रिन्यूएबल तौर पे कंसीडर किए जाते हैं। जब हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में को हम कंसीडर करते हैं दो चीज में, एक जो रिसाइकेबल है, जो रिसाइकेबल है मतलब जिनको हम लोग दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आयरन का बना हुआ प्रोडक्ट है तो हम उसको बेच देते हैं और फिर वो उसको अलग अलग प्रोसेसिंग करके उससे नए सामान बन जाते हैं, मतलब रिसाइकलिंग मेथड से। दूसरा रिसाइकेबल फॉसिल्स फ्यूल, ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी जो हमारे पास में मिनरल्स हैं और जो हमारे पास में फॉसिल्स फ्यूल हैं, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं, बिकॉज ये सारे मेटल्स ऐसे हैं जो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे हम इस चैप्टर को बढ़ाते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ कह रहा है Resources are the vital for human survival as well as for maintaining the quality of life। कह रहा है कि ये रिसोर्स मानव के सर्वाइवल के लिए और उनके जीवन को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ऐसा लोग बिलीव करते हैं कि जो ये हमारे पास में रिसोर्स है ये फ्री गिफ्ट है। एज रिजल्ट परिणाम ये है कि ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। कह रहा चूंकि लोग ये समझते हैं कि रिसोर्स जो है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया फ्री गिफ्ट है और इसके कारण से लोग उनको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं, बिना किसी भेदभाव के एकदम लगे पड़े हैं, धड़ल्ले से उसको यूज कर रहे हैं, जिनके कारण से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? जैसे पहला नंबर में आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ कह रहा है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज
फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। जैसे रिसोर्सेज का किसी खास इंडिविजुअल्स या कुछ लोगों के द्वारा जब उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, इनसे रिसोर्सेज में डिप्लेशन होती है, उसमें कमी आती है। फिर अगर हम आगे देखें तो यहाँ कह रहा है accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, that is haves and have not, or rich और poor। कभी कभी आप ऐसा भी सोसाइटी में देखे होंगे कि किन्हीं के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा लैंड है, वो 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ ज़मीन है और वो उन पे अपना एग्रीकल्चर का काम करते हैं। और उसी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लैंडलेस लेबर है जिनके पास में कोई भूमि नहीं है, कोई लैंड नहीं है एग्रीकल्चर करने के लिए। तो अब अगर वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज करेंगे, और उसी सोसाइटी में रहने वाले वो लोग जिनके पास में लैंड नहीं है वो बिल्कुल मिनिमम तरीके से ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं। तो रिसोर्सेस अगर किसी खास व्यक्ति के हाथ में रहता है तो इनसे भी क्या होता है, सोसाइटी में एक डिवाइड क्रिएट होती है, मतलब हैव्स नॉट और हैव्स वाले लोग, मतलब जिनके पास में रिसोर्सेस हैं और वैसे लोग जिनके पास में रिसोर्सेस नहीं है, इनसे सोसाइटी में एक डेविएशन क्रिएट होता है। एक प्रकार से आप कहो तो अमीर और गरीब की अवधारणा का जन्म होता है। तीसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ कह रहा है इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। इतना ही नहीं, अगर आप देखते हैं कि रिसोर्सेज का जो इस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इनसे वैश्विक प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, जैसे ओजोन लेयर का डिप्लेशन होना, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होना, ग्लोबल वार्मिंग होना, ये सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो इन रिसोर्सेज के अनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ के कारण देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ कह रहा है एन इक्विटेबल distribution of resources has become essential for the sustained quality of life and global peace। इसलिए ये जरूरी है कि हम हमारे रिसोर्सेज को एक सस्टेनेबल तरीके से, एक अच्छे तरीके से यूज करें ताकि ये मेंटेन बन के रह सके। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानिट इज इन डेंजर। जैसा आज के परिदृश्य में कुछ लोग या कुछ देश इन रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इनसे क्या होगा, भविष्य में हमारा जो धरती है, हमारी जो पृथ्वी है, उन पे खतरा आ सकता है, ये रिसोर्सेज समाप्त हो सकते हैं। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसलिए ये आवश्यक है कि जब हम रिसोर्स प्लानिंग करें तो ये बात ध्यान में रखें कि हम सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस की बात करें, यानी सतत रूप से ये रिसोर्स सभी के पास में पहुंचे और सतत रूप से यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अवधारणा का हम उनको लेकर के आगे बढ़ें। आगे अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको डिफाइन किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते किसको है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ डिफाइन किया गया है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। अगर हम इसको ईजी लैंग्वेज में समझे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो रिसोर्सेस है उसका इस प्रकार से यूज़ करें ताकि फ्यूचर के जनरेशन्स के लिए भी हम रिसोर्स को बचा करके रख सकें। मतलब इस प्रकार से आज ही हम उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना कर लें कि भविष्य में वो रिसोर्स बरकरार ही ना रहे। इसी को हम कहते हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इस डेफिनेशन को आप ज़रूर याद कर लेंगे, ये एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा और बहुत बार ऐसा पूछा भी गया है। एक यहाँ इवेंट की चर्चा की गई है, एक्चुअली रियो डी जेनेरियो ये में एक अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसके बारे में एक चर्चा यहाँ की गई है। इन जून 1992 more than 100 heads of state met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. 9 जून 1992 में लगभग 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में एक जगह इकट्ठा हुए और पहला इंटरनेशनल समिट वहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। इन समिट में
जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स उस समय इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के रिगार्डिंग जो हो रहे थे, उन सारी बातों पे चर्चा करी गई। द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और उन समिट में वो सारे लीडर्स ने ग्लोबल चेंज और क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी को लेकर के उन्होंने बहुत सारी चर्चा करी। द रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principle, adopted agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। और उसी जो सम्मेलन हुआ, उसी सम्मेलन में इन राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 भी सेट किया, जो 21st ऑफ सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के रिगार्डिंग बहुत सारे जो वेरियस स्टेप्स इन लोगों को लेने थे, उन्होंने इस बारे में उन्होंने चर्चा करी। और फॉरेस्ट के रिगार्डिंग भी इन लोगों ने बहुत सारे प्रिंसिपल को वहाँ पे, लॉज वहाँ पे उन्होंने इनिशिएट करे। क्या है एजेंडा 21, एक बार देख लेते हैं। कह रहा इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, इसको कहते हैं UNCED। ये एजेंडा 21 1992 में ही होस्ट किया गया था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। कह रहा विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, और ये भी ब्राज़ील में ही हुआ। इट एम्स टू अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका ये लक्ष्य था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग अचीव कर सकें। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities। और इसी में जो इन्वायरमेंटल डैमेज है, पॉवर्टी है, जो बीमारियां हैं, जो ग्लोबल कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जाए, और लोगों के बीच में जो अलग अलग देश हैं उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे शेयर किया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा हुई। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21। और सबसे बड़ी बात कि इस एजेंडा में एक चीज़ और देखा गया कि स्थानीय तौर पे भी सरकारों को ये एक प्रकार से आदेश किया गया, एक ऑब्जेक्टिव सेट करने को उनके कहा गया कि वो अपना एजेंडा 21 के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे सेट करते हैं। दैट मीन्स कि लोकल लेवल पे सरकारें कैसे डेवलपमेंट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को कैसे इंश्योर करें, इसको लेकर के एजेंडा वो बनाए। जब हम आगे चले तो हम देखते जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रिसोर्स प्लानिंग। क्या होता है रिसोर्स प्लानिंग? प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेबल स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। कह रहा है जब रिसोर्स को हम जुडिशियली यूज करते हैं, मतलब उसको एक न्यायिक तरीके से यूज करते हैं, मतलब जितना वो हमारे लिए जेन्युइन है हम केवल उतना ही यूज करें, इसको हम लोग रिसोर्स प्लानिंग के तौर पे कह सकते हैं। It has importance in our country like India, which has enormous diversity in the availability of resources। और भारत जैसे देशों में ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी को लेकर के। There are regions which are rich in certain type of resources but are deficient in some other। जहाँ कुछ अलग प्रकार के रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो किसी खास प्रकार के रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन बिल्कुल कम है, उन जैसे देशों में रिसोर्स प्लानिंग का एक अलग ही महत्व हो जाता है। जब हम आगे देखें तो यहाँ कह रहा है देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। कह रहा है कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ रिसोर्सेज अपने आप में काफ़ी पर्याप्त हैं और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ रिसोर्सेज की काफ़ी शॉर्टेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। अरुणाचल प्रदेश हैज़ एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सारे ऐसे राज्य हैं जहां मिनरल बेस्ड जो रिसोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। वहीं जब हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो जहां वाटर का काफ़ी ज़्यादा वाटर रिसोर्स वहां बहुत ज़्यादा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स वहाँ बहुत कम है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल इंडोव्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी लैक इन वाटर रिसोर्सेज। जब हम बात करें राजस्थान की तो वहाँ सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की काफ़ी संभावनाएं हैं लेकिन वहाँ वाटर रिसोर्सेज की कमी है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कंट्री। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट
इट इज़ डिफिशियंट इन वाटर। जो लद्दाख हमारा जो एक प्रकार से काफ़ी कल्चरल डाइवर्सिटी वहाँ है, कल्चरल हेरिटेज के तौर पे कंसीडर करते हैं, वहाँ आप देखोगे बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे हैं जिनकी कमी है। फॉर एग्जांपल वाटर डिफिशियंसी वहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड सम वाइटल मिनरल्स। दिस calls for balanced resources planning at the national, state and regional एंड लोकल लेवल्स। कह रहा है इसलिए ये आवश्यक है कि हम हमारे पास में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज की प्लानिंग करें, राष्ट्रीय स्तर पे भी, राज्य के स्तर पे भी, क्षेत्रीय स्तर पे भी और लोकल लेवल पे भी, यानी नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल पे भी हमारे पास में जो रिसोर्सेज है हम उन रिसोर्सेज की प्लानिंग करें। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के क्या कॉन्सेप्ट हैं, चलिए उसको एक बार हम लोग समझते हैं। यानी रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। Resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resources across the region of the country। Resource planning का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास में जो resources है उनको हम आइडेंटिफाई करें, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन। हमारे क्षेत्र में जो भी, हमारे देश में जिस भी प्रकार के रिसोर्स मिलते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करें। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ द रिसोर्सेज। इन चीज़ों में क्या होगा, इन चीज़ों में आप देखोगे तो हमारे पास में जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का हम सर्वे कर सकते हैं, उनकी मैपिंग कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, वो कितनी क्वांटिटी में हमारे पास में है, इन सारी चीज़ों का एस्टिमेशन उसमें किया जाता है। दूसरा अगर हम देखें तो कह रहा है इन्वॉल्विंग ऑफ अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडॉव्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल इंस्टीट्यूशनल सेटअप एंड फॉर द इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स। दूसरा कि हम उन रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन के लिए टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं ताकि उन रिसोर्सेज की हम लोग के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे प्लान बना सकते हैं और उन रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए। तीसरा अगर हम देखें तो यहाँ कह रहा है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट प्लान्स। और इस प्रकार से प्लान बनाएं ताकि उन रिसोर्सेज के थ्रू हम अपने नेशन के डेवलपमेंट्स को भी आगे बढ़ाएं। इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत अपने यहाँ के रिसोर्सेज की प्लानिंग की शुरुआत फर्स्ट 5-year प्लान, आपको ध्यान हो कि 1951 से ये स्टार्ट हुआ था, उस समय से ही भारत ने जो हमारे पास में रिसोर्सेज है उसके प्लानिंग को लेकर के कार्य शुरू कर दिए थे। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द अबेंडेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंज टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास में रिसोर्सेज तो हैं लेकिन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस की अभाव के कारण या हमारे पास में स्किल्ड लेबर ना हो या इक्विपमेंट्स ना हो उनके कारण भी हम हमारे रिसोर्सेज को ठीक प्रकार से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां रिसोर्सेज की काफ़ी प्रचुरता है, काफ़ी रिसोर्स हैं, लेकिन वो क्षेत्र आज भी इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्ड रीजन के तौर पे कंसीडर किया जाता है। ऑन द कंट्री देयर आर सम रीजन्स विच हैव पुअर रिसोर्सेज बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। और वैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं देश में जो जहाँ रिसोर्स की कमी है लेकिन वो सारे देश इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप्ड हैं। तो ये देखने को मिलता है, इसलिए जरूरी है कि हम हमारे रिसोर्स की प्लानिंग करें। जब हम आगे बढ़े तो देखते हैं, देखो अंग्रेज भी जब हमारे देश में आए थे ना तो उनका भी प्राइम जो गोल था वो यही था कि भारत के रिसोर्सेज को कैसे एक्सप्लॉइट करें। आप जानते हैं ना वो लोग हमारे यहाँ सबसे पहले मसाले के लिए आए, मसालों के यूज़ के, मसालों से जो उनको बेनिफिट मिला तो फिर वो भारत में आकर जब उन लोगों ने भारत में स्थायी अपना एक कॉलोनी भारत को बना ली तो फिर उन्होंने हमारे यहाँ से बहुत सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। खैर, तो यहाँ जो हमारा टॉपिक है वो कह रहा है हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रीच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वेयर द मेन अट्रैक्शंस ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स। कह रहा है कि ये जो कॉलोनाइजेशन का इतिहास अगर हम समझें तो वैसे देश जिनमें रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा थे, ब्रिटिशर्स ने या यूरोपियंस ने जिन्होंने कॉलोनी बनाई उन्होंने उन देशों को पहले टारगेट किया। इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फॉर द कॉलोनाइजिंग
countries that help to exploit resources over the regions and establish their supremacy over the colonies। कह रहा है उन लोगों के पास में तकनीक था, टेक्नोलॉजी थी, जिनके कारण से उन लोगों ने हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और उन्हीं रिसोर्सेज के बदौलत उन्होंने हमारे ऊपर राज भी किया, उन्होंने सुप्रीमेसी भी दिखाई। Therefore, resource can be contribute to development. Resource can be continue to develop. Therefore, resource can be contribute to development only when they are accompanied by the appropriate technological development and institutional change। क्या इसलिए ये जरूरी है कि हमारे पास जो रिसोर्स है उसका हम लोग टेक्नोलॉजिकली उसको अच्छे से यूज करें और उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में इंस्टीट्यूशंस हो। इन जनरल, अब देखो यहाँ कह रहा है देयर फॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द एबिलिटी ऑफ रिसोर्स बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ पीपल। इसलिए जरूरी है कि भारत जैसे देशों में जहाँ जो रिसोर्सेज की इतनी प्रचुरता है किसी खास क्षेत्र में और किसी क्षेत्र में कम है, तो ये जरूरी है कि हम सरकारों की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी क्वालिटी और ह्यूमन स्किल को डेवलप करके उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें और हम उन रिसोर्सेज के थ्रू अपने डेवलपमेंट्स गोल को सेटिस्फाई करें। तो चलिए आगे अगला जो टॉपिक है हमारा, हम उसको डिस्कस करते हैं। साथियों, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी हमारे पास में जो रिसोर्सेस है उनका हम कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने रिसोर्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ा देखा, फिर रिसोर्सेस कैसे अलग अलग कैटेगरी में उसके ओरिजिन के आधार पे, उनके जो ऑनरशिप है उसके आधार पे और अलग अलग एस्पेक्ट में रिसोर्सेज को हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने रिसोर्स प्लानिंग के बारे में भी देखा। भारत में रिसोर्स प्लानिंग क्या है, कैसे करना चाहिए और ये क्यों जरूरी है, इन चीज़ों को भी हम लोगों ने देखा। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी हमारे पास में जो रिसोर्सेस हैं हम उन रिसोर्सेस को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जो चीज़ हमारे पास में कम है उसको बचाने की आवश्यकता है, उसे बचा करके हमें रखना चाहिए। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। रिसोर्सेज किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए काफ़ी वाइटल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problem। कह रहा है लेकिन अगर हम रिसोर्सेज का इरेशनल कंजम्पशन करें और या ओवर यूटिलाइजेशन करें तो क्या होगा, ये इन रिसोर्सेज के कारण सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएगी और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाएगी। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट। इन सारे प्रॉब्लम को कम करने के लिए ये जरूरी है कि हम रिसोर्सेज का अलग अलग लेवल पे, वेरियस लेवल पे उसको हम लोग क्या करें, कंजर्व करें। इसके बाद अगर हम देखें तो कह रहा है दिस हैड बीन मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स, देयर आर एनफ for everyone's need and not for anybody's greed। गांधी जी और बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल पर्सन हैं और बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स और जो लीडर्स हैं उन्होंने भी रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर के बात करी। यहाँ गांधी जी के कोट को बताया गया है, गांधी जी ने कहा कि हमारे पास उतने ही रिसोर्सेस हैं जिनसे हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है, लेकिन हमारे पास उतने रिसोर्स नहीं हैं जिनसे हम किसी एक व्यक्ति के या किसी भी व्यक्ति की ग्रीड को फुलफिल कर सकें, उनके लालच को पूरा कर सकें। यानी हम रिसोर्सेस का केवल उतना ही यूज़ करें जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। He placed the greedy and selfish individual and exploitive nature of modern technology as the root causes of the resource development at global level। उन्होंने कहा कि ये जो ग्रीडी है, ये जो लालच है या फिर जो इंडिविजुअल लेवल पे सेल्फिश जैसा बिहेव करते हैं, एक्सप्लॉइटिव नेचर का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इन सारे कारणों से भी रिसोर्सेज का डिप्लॉयशन ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलता है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। वो किसी चीज़ के मास प्रोडक्शन के हमेशा अगेंस्ट रहे, है ना, और उन्होंने कहा कि जो नीड है उसके हिसाब से हम उसको प्रोड्यूस करें, फिर उसको कंज्यूम करके जब जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती है हम उसको यूज़ करते चलें।
साथियों यहाँ एक चीज़ की चर्चा और की गई है, जैसे आप देखो यहाँ लिखा हुआ है एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेट रिसोर्सेज कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मोर सिस्टमैटिक वे इन 1968। सबसे पहले रिसोर्सेज प्लानिंग को जो सिस्टमैटिक तरीके से दर्शाया गया वो क्लब ऑफ रोम में आप देखो तो इसके बारे में बात करी गई। Then, subsequently in 1974, Gandhian philosophy was once again presented by है ना सुमचकर in his book Small is Beautiful। उनकी बुक में ये इस गांधी की फिलॉसफी को एक प्रकार से दर्शाने का प्रयास किया गया। The seminal contribution with respect to the resources conservation at the global level was made by the है ना ब्रूडेंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। अब देखो भाई क्वेश्चंस कैसे आता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये जो रिपोर्ट है ब्रूडेंट कमीशन रिपोर्ट 1987 ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि ये जो है ये रिसोर्सेज के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये रिसोर्स ये जो रिपोर्ट है ये कौन से ईयर में आया, तो 1987। तो इसी तरह से एनसीईआरटी के बीच से क्वेश्चंस को उठा करके पूछ लिया जाता है। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो पूछेगा क्या इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट के बारे में बताया गया। तो ये जो ब्रूंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 है, इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बातें करी गई। और अगर आप देखोगे इट एज अ मीन्स of resource conservation which was subsequently published in a book entitled Our Common Future। और फिर ये Our Common Future जैसे इस बुक में फिर इन्हीं चीज़ों को पब्लिश किया गया, यानी रिसोर्स कंजर्वेशन के जो प्रोविजन थे या ये क्यों जरूरी है उसके रिगार्डिंग बहुत सारी बातें इसमें पब्लिश करी गई। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड बाय द एट द अर्थ समिट एट रियो ड जेनेरियो ब्राज़ील इन 1992। और इसी से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे चीज़ अर्थ समिट रियो ड जेनेरियो में भी किए गए। तो साथियों यहाँ तक हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ाई करी। जो नेक्स्ट हम जो क्लास इसको और जो वीडियो हमारा होगा वो हम लोग जो ये अगला टॉपिक है लैंड रिसोर्सेस, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, उसको हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज भर के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आप इसको देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझाने का हमने कोशिश किया है ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। वैसे लोग जो अभी टेंथ का बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसी तरह का वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर करूँ, क्योंकि चैप्टर थोड़े लेंदी है और मैं बिल्कुल लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ रहा हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके कारण से मैं उनको अलग अलग सेगमेंट में बांट करके सोच रहा हूँ कि फिर एक कंबाइंड बड़ा वीडियो बनाऊँ और फिर उसको आप डाल दूँ ताकि आप एक साथ उसको रिवीजन कर सकें। फिलहाल तो मैं आज वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ और फिर कल के क्लास में अगली क्लास में मैं लैंड रिसोर्सेज से इसको आगे स्टार्ट करूँगा और फिर ये आप अगले क्लास में हम लोग लैंड रिसोर्सेज से फिर पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास 10th के इस रिवीजन बैच से आप सभी जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।